गुड आफ्टरनून टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। पिछले वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में विवेचना की थी। उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हम आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण को समझने की सबसे अच्छी बात होती है कि हम उसको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें। जब हम परंपरागत रूप से उसका अध्ययन कर चुके हैं तो अब हमारे पास तुलना करने के लिए परंपरागत के सारे बिंदु हैं, सारे पॉइंट्स हैं। तो हम आधुनिक वाला जो पढ़ेंगे अभी तो वो तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे ताकि वो परमानेंट रूप से याद भी हो जाए और पहले का हमारा रिवीजन भी हो जाए। जब हमने परंपरागत की बात की थी तो मैंने कहा था कि परंपरागत दृष्टिकोण का जो काल देखते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का जो जितना भी विकास हुआ है राजनीति विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का, वो परंपरागत दृष्टिकोण में आता है मुख्यतः। ठीक है। और उसके बाद का जो काल आता है वो आधुनिक दृष्टिकोण में आता है। आधुनिक काल को अगर हम इस रूप में कहा जाए तो ये 1939 से 1945 का द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो 1945 के बाद का काल है। परंतु जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, ये एक लकीर की फ़कीर वाली रेखा नहीं है। इसके पहले की भी कई विचारक हैं जो कि आधुनिक में गिने जाते हैं, परंतु यह है कि इस समय के बाद विशेषता इस चीज़ों की प्राथमिकता बढ़ने लगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था, समीकरण चेंज हो चुके थे। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कभी चर्चा करेंगे, अभी हमारा ये विषय नहीं है। ठीक है। हमने जब बात की थी किसकी, परंपरागत की, तो हमने कहा था कि उसमें मुख्यतः किसका अध्ययन किया जाता है, औपचारिक संस्थाओं का। औपचारिक संस्थाएं मतलब क्या, राज्य सरकार के बीच संबंध या कानून में जितनी भी संस्थाएं लिखी हुई हैं उनके क्या क्या कार्य बताए गए हैं उनके बारे में बताएं। पर आप ये जानते हैं कि जितना भी संविधान में लिखा गया है या जो भी संस्थाओं के कार्य लिखे हुए हैं, जैसे विधायिका का जो कार्य लिखा हुआ है, कार्यपालिका कार्य में जो लिखा हुआ है, हकीकत में राजनीति या राजनीति विज्ञान उस हिसाब से नहीं चलता है। हकीकत में कई ऐसी चीज़ें हैं जो लिखी हुई है उसके अनुरूप नहीं चलती है, वो व्यवहारिकता में कुछ अलग चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो इन सब के बीच में केंद्र है, मानव या जनता, जो भी बोलें आप, तो उनके व्यवहार को अपनाया जाए, उनके राजनीतिक व्यवहार को देखा जाए। जब तक आप केवल राज्य संस्थाओं के लिखे हुए अध्ययन को पढ़ोगे तो आप बहुत अधूरा अध्ययन कर पाओगे राजनीति विज्ञान का। तो आधुनिक दृष्टिकोण इसी पे प्रहार करता है कि केवल राज्य सरकार और इन संस्थाओं के अध्ययन से आप पूरा नहीं कर सकते राजनीति विज्ञान के अध्ययन को। उसके लिए आपको मानव के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि मानव का राजनीतिक व्यवहार ऐसा है, मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है वो इन सब के बीच का केंद्र है, और वही ऐसा अध्ययन है जिसके आधार पर हम बदलती हुई परिस्थितियों में राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से उसने शक्ति का अध्ययन, व्यवहारिकता में हम क्या बात करते हैं, शक्ति के लिए ही राजनीति को अपनाते हैं, तो शक्ति का अध्ययन किया जाए, क्यों संस्थाओं के कार्यों के पीछे पड़े हुए हैं, ये आधुनिक दृष्टिकोण का कहना है। बोले कि जब शक्ति का अध्ययन करोगे तो आप राजनीति विज्ञान की सही व्याख्या कर पाओगे, जब मानव क्रियाओं का अध्ययन करोगे तो आप राजनीतिक क्रियाओं की व्याख्या कर पाओगे। और इसी तरीके से जैसे हम पहले राज्य का अध्ययन करते हैं परंपरागत में, तो यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्थाएं या राजनीतिक प्रणाली आ जाती हैं। प्रणाली कैसे, कि किस देश में कौन सी प्रणाली है, बहुदलीय प्रणाली है, द्विदलीय प्रणाली है या एक दलीय प्रणाली है, उस प्रणाली में कैसे कैसे व्यवहार हो रहा है, तो इनका अध्ययन करोगे तो आप उस देश की स्थिति और राजनीतिक व्यवहार को सही तरीके से समझ पाओगे। तो इस तरीके से हम कहें तो राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रचलन में आया, और वो मुख्यतः मानव के राजनीतिक व्यवहार पर बल देता है। मानव के राजनीतिक व्यवहार, शक्ति के अध्ययन, निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन, इन चीज़ों पर अध्ययन देता है। और ये सारे जो अध्ययन है ना वो अनौपचारिक अध्ययन है। अनौपचारिक इसलिए क्योंकि औपचारिक संस्थाओं के रूप में नहीं है, ये लिखित रूप में नहीं होते। संविधान में आपको मानव के व्यवहार के बारे में या मानव के राजनीतिक व्यवहार के बारे में नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको राज्य सरकार के बारे में मिलेगा। तो ये अनौपचारिक चीज़ है जिसका अध्ययन किया जाता है। तो अंतर क्या हो गया, वो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वो औपचारिक अध्ययन बल देता है या अनौपचारिक अध्ययन पर बल देता है। ठीक है। तीसरी बात, हमने कहा था कि जो परंपरागत दृष्टिकोण होता है वो क्या करता है, दर्शन, नीति शास्त्र या उचित अनुचित की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, क्या होना चाहिए की बात करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसको वास्तविक परिस्थिति से दूर ले जाती है और एक काल्पनिक चीज़ में ले जाती है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। अब वो बाद में बनेगा या नहीं बनेगा पता नहीं, आदर्श सरकार कैसी होनी चाहिए वो बाद में बनेगी नहीं बनेगी नहीं पता। ठीक है ना। आधुनिक दृष्टिकोण कहता है कि आप ऐसी चीज़ों के बारे में इतनी चर्चाएं कर ही क्यों रहे हैं,
आप आज के बारे में चर्चा की है। अगर आज के बारे में चर्चा करोगे तो आप क्या कहलाओगे, यथार्थवादी। मतलब आज के टाइम पे जो चीज़ चल रही है उसका अध्ययन करोगे तो व्यवहारिक यथार्थवादी कहलाएंगे। यथार्थवादी कौन होते हैं, जो आज का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, जो आज के व्यवहार में जो चीज़ें चल रही हैं उनका अध्ययन करते हैं। अब इसको आप वहाँ जोड़ के देखो, मानव के राजनीतिक व्यवहार। मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन क्यों कर रहे थे वो, क्योंकि इसी के कारण सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो क्यों ना उसी का अध्ययन किया जाए। तो वो भी तो व्यवहारिक चीज़ हो गई, वो भी यथार्थवादी चीज़ हो गई, तो इसलिए वो इसी में आता है, आधुनिक दृष्टिकोण में आता है। अब आप जब भी किसी भी चीज़ का यथार्थवादी अध्ययन करने की कोशिश करोगे तो आप कोई ना कोई घटना होगी उसके पीछे कारण की खोज करना शुरू करोगे, या जो भी चीज़ आप खोजोगे वो अनुभव की कसौटी पे खोजोगे। आप हर चीज़ को चेक करने की कोशिश करोगे, और इसी अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, वैज्ञानिक अध्ययन। जो किसी भी घटना के पीछे का क्रमबद्ध, वर्गीकृत, तार्किक अध्ययन करता है उसको वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो यही खोज करते हैं वो कि आज के टाइम पर राजनीति में जो भी घटनाएं हो रही हैं, आज के टाइम पर राजनीति में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं उनके पीछे क्या क्या कारण हैं, उनके एक कारण की खोज करना, ताकि उसको वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जाता है। आप ये देखिए, राजनीति विज्ञान हम जब बोलते हैं तो राजनीति विज्ञान लिखा हुआ है पीछे। तो परंपरागत दृष्टिकोण अपने आप को वैज्ञानिक नहीं बना पाया, क्योंकि उसमें तो मूल्यों की प्रधानता थी। अब मूल्यों की प्रधान होगी तो सबका अलग अलग व्यू होगा, इसलिए व्यक्तिनिष्ठ बोलते थे। ये काम किया आधुनिक वालों ने। आधुनिक क्या किया, उन्होंने इसको वैज्ञानिक बनाने की ज़्यादा कोशिश की। इसी वजह से ये वस्तुनिष्ठ अध्ययन की तरफ ज़्यादा मुखा। अब अगर ये वस्तुनिष्ठ अध्ययन की तरफ जाएगा और ये वैज्ञानिकता बल देगा तो ये बात पक्की है कि जिस प्रकार परंपरागतवादियों ने मूल्यों पर जोर कर दिया था वो ये नहीं देगा, ठीक है। तो इसको मूल्य निरपेक्ष अध्ययन बोलते हैं, ठीक है। और मूल्य निरपेक्ष है तो किसका मतलब, ये किस पर बल देता है, केवल तथ्यों पर। और तथ्यों का आधार क्या मानता है कि बोले हम चेक करेंगे, हर तथ्य को हम चेक करेंगे, मतलब हर तथ्य को अनुभव की कसौटी पर चेक किया जाएगा, तब जाके उसको माना जाएगा। ऐसे नहीं कि आप कपोल कथा के रूप में कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, नहीं। आज के टाइम पे क्या घटित हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे क्या तथ्य हैं, इन सबको अनुभव के आधार पर चेक करेंगे और उन्हीं को ही इस्टेब्लिश करेंगे और उन्हीं को ही इसके पीछे सिद्धांत मानेंगे। इसी के आधार पर सिद्धांत का निर्माण करेंगे। अब जैसे कि मैंने कहा था कि परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, क्योंकि वो अपने आप को पूर्ण मानता है। वो मानता है कि हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं। परंतु आधुनिक दृष्टिकोण कहता है कि मानव को जो राजनीतिक व्यवहार होता है उसको अनेक ऐसी गैर राजनीतिक भावनाएं या शक्तियाँ होती है जो प्रभावित करती है, जिनका संबंध किसी का मनोविज्ञान से है, किसी का अर्थशास्त्र से, समाजशास्त्र से। मतलब जो दूसरे जो सब्जेक्ट है ना, वो पॉलिटिकल साइंस को हमेशा इफेक्ट करते हैं, और पॉलिटिकल साइंस भी उन विषयों को हमेशा इफेक्ट करता है। तो एक दूसरे का तुलनात्मक या एक दूसरे को प्रभावित करने वाले समान कारकों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है कि इस विषय ने उस विषय से क्या सीखा और उस विषय ने इस विषय से क्या सीखा। तो मैंने जैसे पहले बताया था, अनुशासन मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, और एक दूसरे से सीख रहे तो मतलब इंटर। तो ये क्या हो गया, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, इंटर डिसिप्लिनरी अध्ययन, जो भी आप बोलेंगे, स्टडीज जो भी बोलें, ये होता है। अब मैंने इसमें 2 का उदाहरण दे दिया। आज के टाइम पे आपको जब आप तुलनात्मक राजनीति की किताब पढ़ते हैं, बीए वालों को अभी पता नहीं होगा और एमए फाइनल में है, ये प्रीवियस में रहा होगा, ये फाइनल में भी है आपके, तो उसमें आपको नए शब्दावली सुनने को मिली होगी, राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक मनोविज्ञान। ये क्या है, ये सब यही है। क्यों, राजनीतिक समाजशास्त्र का मतलब है कि राजनीति और समाजशास्त्र के कॉमन बिंदु क्या है, राजनीतिक समाजशास्त्र से क्या सीखा है और समाजशास्त्र ने राजनीतिक विज्ञान से क्या सीखा है। इसी तरीके से राजनीतिक मनोविज्ञान का भी आता है आपको, तो उसमें भी यही है कि राजनीतिक विज्ञान ने मनोविज्ञान से क्या सीखा है, मनोविज्ञान ने राजनीतिक विज्ञान से क्या सीखा है, ठीक है। परंपरागत के टाइम पे हमने क्या बात की थी कि उसके अध्ययन पद्धतियाँ, जैसे जो भी हमने बिंदुओं की बात की थी उसमें लास्ट में हमने उसके अध्ययन पद्धतियाँ बताई थी। क्या बनेगी अध्ययन पद्धतियाँ, दार्शनिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, ऐतिहासिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, नीति शास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग करता है, संस्थागत पद्धतियों का प्रयोग करता है। ये क्यों कहा था, क्योंकि उन सबके केंद्र में कौन था, मूल्य थे, दर्शन थे, नीति, नैतिक तत्व थे। अब आधुनिक दृष्टिकोण में मूल उसमें क्या है, सेंटर में क्या है, तथ्य हैं, वस्तुनिष्ठता है, यथार्थवादिता का अध्ययन है। तो ऐसी पद्धतियाँ जो कि साइंटिफिक कहलाती हैं, साइंटिफिक मतलब जो बिल्कुल साइंटिफिक रूप से अपनी खोज करती हैं हर निर्णय निर्माण में, तो वही पद्धतियाँ इसके लिए भी लागू होगी। तो जितने भी सांख्यिकीय होती है, गणितीय होती है, या सर्वेक्षण करने वाली जो पद्धतियाँ होती हैं, वो सब आधुनिक दृष्टिकोण वालों ने माना है, क्योंकि ये सब पद्धतियाँ यथार्थवादी हैं, ये सब पद्धतियाँ साइंस का यूज़ करती हैं। इन पद्धतियों में कहीं भी मूल्य व आदर्शों का स्थान नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंपल शब्दों में समझो, अब
स्टैटिक्स पढ़ते हो, चलो स्टैटिक्स छोड़ो, आप मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स में आप किसी भी चीज़ के बारे में ये कहते हैं कि क्या होना चाहिए, मैथ्स सिर्फ बात करता है 2+2 होगा तो 4 होगा। वो ये नहीं कहेगा कि कभी संभावना बन जाएगी कि 8 भी हो सकता है। वो कभी भी भविष्य की ये बातें नहीं करेगा कि अच्छा ये भी संभावना हो जाएगी। वो बात करेगा जो घटित जो है, जो प्रूफ कर चुके हैं हम, जो सर्वमान्य रूप से स्थापित हो चुकी है, स्वीकृत हो चुकी है। तो इस रूप में वो यथार्थवादी अध्ययन होगा, क्योंकि वो आज के टाइम का बिल्कुल सटीक अध्ययन कर रहा है, वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, और वो कारण सबके लिए समान है, किसी अलग के लिए नहीं। ऐसे नहीं है कि मेरे लिए 2+2+6 हो जाएगा, आपके लिए 2+2+4 हो जाएगा। पर ये कमियां किसके साथ थी? परंपरागत वालों के साथ। उनके हिसाब से क्या था, हर चीज़ को वो फ्यूचर पे छोड़ देते थे, हर चीज़ के बारे में एक दर्शन या एक आदर्श या एक मूल्य की स्थापना करते थे, और मूल्य आते ही उचित अनुचित की बात आ जाती थी। अब जो मेरे लिए उचित है ज़रूरी नहीं है दूसरे के लिए उचित हो, तो वहाँ पे सबका अलग अलग हो जाता था, इसलिए वहाँ पे वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो पाता था। एक कारणों की खोज नहीं हो पाती थी, सबके लिए अलग अलग कारण थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी बात हुई। इसमें एक पॉइंट है, जैसे ये मैंने गणितीय सांख्यिकी बताया था, ये अगले पॉइंट में भी एक तरह से रिपीट हो जाता है कि आज के टाइम पे जितनी भी, जैसे आपने राजनीति विज्ञान के आगे जाके आप जब भी पढ़ेंगे तो आपकी आएगी अनुभविक पद्धतियाँ, सांख्यिकी पद्धतियाँ, व्यवस्था विश्लेषण पद्धतियाँ, अंतर अनुशासनात्मक, ये कॉमा लगाना रह गया इसमें, तो उसको भी देख लेना आप, अंतर अनुशासनात्मक, इसमें कॉमा लगा लेना है, दोनों मिले हुए शब्द हैं। तो ये सब आधुनिक दृष्टिकोण का है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि आधुनिक दृष्टिकोण का विकास तो हमने बोल दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है, ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ कि आधुनिक दृष्टिकोण जब से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से स्टार्ट हुआ अब तक समान रूप से, नहीं, वो भी 2 चरणों में टूट चुका है। एक 1960 के दशक से पहले का चरण है जो कि, और एक 1960 के बाद का चरण है। उससे पहले के चरण को बोलते हैं व्यवहारवाद, और उसके बाद के चरण को बोलते हैं उत्तर व्यवहारवाद। और इन दोनों के बारे में एक पूरा अलग से वीडियो बनाया जाएगा, व्यवहारवाद के बारे में अलग और उत्तर व्यवहारवाद वाले में अलग। हम केवल एक इसकी सामान्य रूप से, ये बहुत सरल रूप से व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बस। और लास्ट में हम जो पॉइंट बोलना चाहेंगे ये है, जो शब्दावलियों के रूप में प्रयोग करेंगे, जो मैंने नीचे लिखा है। आप ये ध्यान रखिएगा कि परंपरागत में जैसे हमने 5-6 वर्ड लिए थे, वैसे आधुनिकता में भी 5-6 वर्ड ही हैं। ठीक है, अब वही चीज़, सेम चीज़ है, छोटा करना हो तो उन्हीं को लिख दो, मीडियम करना हो तो एक एक लाइन लिख दो, और बड़ा करना हो तो सबके बारे में एक एक पैराग्राफ लिख दो। बट आप वो 5 की टर्म को बिल्कुल समझ लेंगे ना, तभी वो आपके कंठस्थ होगा। समझने के बजाय आप रटेंगे। अगर आपने ये रट लिया कि परंपरागत मूल्यों को बल देता है, आधुनिक मूल्यों को बल नहीं देता, मूल्य निरपेक्ष होता है, परंतु आपको ये पता नहीं है कि मूल्य होते क्या है, तो नहीं पढ़ना कोई बात बराबर है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन घुमाएगा आप वैसे घूम जाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा। आप अभी बीए में, एमए में हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इसमें बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल सीधे फॉर्म में आता है, इसलिए ये आसान हो जाता है। परंतु इसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दोगे जिसमें पॉलिटिकल साइंस का कोई विषय है, या आप यूजीसी का नेट का एग्ज़ाम दोगे, नेट जेआरएफ दोगे, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव का एग्ज़ाम दोगे, या कोई बीएड का करोगे, या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का कोई भी एग्ज़ाम दोगे जिसमें राजनीति विज्ञान का आपको किसी न किसी रूप में प्रादुर्भाव होगा, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बना देगी। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें ध्यान रखना। 1 मिनट, तो यहाँ पे हमने जो कहा था उसके सार रूप में बात की गई है कि यह हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाली जो संस्थाएं हैं, जो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, जो भी विधिक संस्थाएं या उनकी जो कार्य हैं, उनकी बजाय उनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जैसे मानव का राजनीतिक व्यवहार उनको प्रभावित करता है, शक्ति उनको प्रभावित करती है, तो उनके बारे में ज़्यादा अध्ययन करने पर ज़्यादा बल देता है। अब देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि कुछ विचारक हैं जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले आ गए थे, जैसे इंग्लैंड में ग्राम वालास आ गए थे, और तो इन लोगों ने अपनी जो बुक रचनाएं की थी, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, तो इन बुकों के द्वारा ही आधुनिक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हो गया था, परंतु वो बिल्कुल स्थापित रूप से नहीं हुआ था। स्थापित रूप से कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कब? जब शिकागो संप्रदाय क्या है ये भी एक डिटेल में है, क्योंकि इसके लिए आपको पूरी उसकी बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। शिकागो संप्रदाय की जो या शिकागो स्कूल के जो थे, चार्ल्स मैरियम थे, इन्होंने जब इसके बारे में रचना की, इन्होंने जब राजनीतिक विज्ञान को अन्य अनुशासनों से जोड़ने की कोशिश की, तब जाके आधुनिक दृष्टिकोण अपने बिल्कुल मूल स्वरूप में आया। आधुनिक दृष्टिकोण बिल्कुल मूल स्वरूप में आया। तो चार्ल्स मैरियम हुआ, हैरोल्ड लॉसवेल हुआ, डेविड ईस्टन हुए, ग्राहम वालास हुए, कैटलिन हुए, रॉबर्ट डेल हुए, ये सारे आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक विचारक हैं, ये आधुनिक दृष्टिकोण को व्याख्यात करने वाले विचारक हैं। अगले वीडियो में हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।